सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं M1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जापान के टोक्यो में ओलंपिक गेम में भारत ने इस बार डंका बजाया। भारत के कई सितारे चमके, भारत की झोली में सोना भी आया और सोना लाने वाले हरियाणा पानीपत के खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जिस तरह की आस दिखाई वो तो आने वाले वक्त में और खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी, लेकिन मौजूदा वक्त में पानीपत से ही निकलकर एक और खिलाड़ी बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कर चुका है, जिसके नाम कई मेडल भी हैं। नाम है प्रवीण नांदल। आज प्रवीण नांदल M1 प्राइम पर मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से तैयारियां करनी होती है और कितना आसान होता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर झंडा फहराना, तिरंगा फहराना, भारत के लिए गोल्ड जीतना। स्वागत करते हैं प्रवीण नांदल का। तो प्रवीण नांदल हमारे साथ है, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बॉडी बिल्डिंग में आपका नाम और 3 गोल्ड 3 सिल्वर आपके नाम हैं, जो आप तक का रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे, शरीर को उस गेम में ढालना कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके का काम होता है? जाहिर सी बात है जिम में पसीना बहाते हैं। प्रवीण। नमस्कार दोस्तों। देखिए, कोई भी स्पोर्ट है वो आसान नहीं है, कोई भी खेल है वो, हर खेल मुश्किल है। जिम रही बात बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, उसमें टाइम लगता है, शरीर को सालों साल लगते हैं, उसके बाद एक बॉडी बिल्ड होती है। आजकल के युवा शॉर्टकट सोचते हैं, दूसरे दिन सोचते हैं हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो शॉर्टकट भी अपनाते हैं जी। तो सर, इसका एक समाधान है। कोई भी एथलीट, आप बजरंग पुनिया जी को ले लिए, नीरज चोपड़ा जी को ले लिए, ये देखो कब से स्टार्ट किया था इन्होंने। इनको 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल प्रैक्टिस करते होंगे। सेम यही प्रोसीजर बॉडी बिल्डिंग पे चलता है। बॉडी बिल्डिंग भी कोई भी 2-4 साल में कोई बॉडी बिल्डर निकल के नहीं आता। आपको इंटरनेशनल पदक के लिए कम से कम 5-10 साल, 12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक जिस तरीके से मैंने देखा, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर भी आपकी झोली में है। ये सफर कैसा रहा और कौन से वो साल थे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ओलंपिक में जो खिलाड़ी मेहनत करता है, जो खिलाड़ी गोल्ड या सिल्वर लेके आता है, उसका नाम होता है। लेकिन ये कौन से वो खेल थे, गेम थे, वो चैंपियनशिप थी जहां पर अपने नाम किया अपना और देश का नाम रोशन किया? उस पर भी थोड़ा सा बात होनी चाहिए। देखिए सर, कोई भी सफ़र है आसान नहीं होता, हर सफ़र बड़ा मुश्किल होता है। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे लोग ये कहते हैं किस गेम में पड़ गया, क्या गेम है। और गेम कोई भी हो, चाहे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कुश्ती, गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो शुरू में तो संघर्ष, देखो जिस चीज में संघर्ष नहीं वो गेम ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो संघर्ष वही लड़का करेगा जिसने मेहनत करनी है, गरीबी देख रखी है। अमीर घर का लड़का कभी भी मेहनत नहीं करेगा जी। तो संघर्ष की तो ऐसी है सर, हर एथलीट संघर्ष करके ही मेडल लेके आता है। संघर्ष करके मेडल आते हैं। विदाउट संघर्ष कभी भी मेडल नहीं आएगा, बिना मेहनत के कभी भी मेडल नहीं आएगा सर। और संघर्ष सेम वही, सबकी वही सेम कहानियां होती है। हर किसी को प्रॉब्लम होती है, सुविधाओं की कमी, डाइट की कमी, संसाधनों की कमी, तो बहुत इशू हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो सारी पुरानी बातें हैं सर। इससे अच्छा तो कोई नई बातें करे, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी मौजूदा वक्त में हम देखते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग के खिलाड़ी भी हैं, आप अपने जूनियर्स को, जो तमाम लोग आपको देखते होंगे, वो आपकी तरह बनना चाहते होंगे, उनको ट्रेन भी करते होंगे। क्या देखते हैं मौजूदा वक्त में जो यंगस्टर्स हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं? क्योंकि जिम हर कोई जाता है और हर ये चाहता है कि महीनों में ही उसकी बॉडी बन जाए, वो भी उसी तरीके से दिखने लगे जैसे प्रवीण दिख रहे हैं। युवा सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, वो शॉर्टकट चाहते हैं। पेशेंस नहीं है उनके अंदर। पेशेंस जिस दिन आ जाएगा बॉडी बिल्ड होना हो। दूसरा, उनका ट्रेनर कैसा है। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं उसके ट्रेनर को एक्सपीरियंस है या नहीं है। तीसरा, डाइट। एक जिम ट्रेनर आपको 2 घंटे मेहनत करवा देगा, 3 घंटे सुबह शाम करा देगा, लेकिन बाकी 22 घंटे तो बॉडी आपको खुद संभालनी है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीजों में सर। तो जो डिसिप्लिन से काम करेगा, मेहनत करेगा, उसकी बॉडी बिल्ड होगी।
डिसिप्लिन जरूरी है, खान पान जरूरी है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और जो बहुत कम। बिल्कुल सर, हमारी तो डाइट ऐसी है, हम तो इवेंट टाइम में नमक भी कम कर देते हैं, पानी भी धीरे धीरे कम पीना स्टार्ट करते थे। ठीक है सर, ऐसे ही होता है। और लास्ट में हम बाहर का तो कुछ खाते ही नहीं, हमें स्वाद का नहीं पता, हम उबाल के या रोस्ट करके और उबाल के अंडे खा लिए, अपने दलिया ले लिया, स्प्राउट। हाँ, बेसिकली बोले तो आम भाषा में आज की जनरेशन ये बोलती है जो मसाले नहीं खाते उसकी भी कोई जिंदगी है, लेकिन हमें तो एक तपस्या ही करनी पड़ती है सर अपनी जीभ के साथ। तपस्या के बाद ही शरीर लोहा बनता है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये था कि आम जनता ये जानना चाहती है, हमेशा हर कोई फिट रहना चाहता है, अपने शरीर को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, शायद डाइट की वजह से या तमाम कारणों से। उनसे आप क्या कहेंगे मैं बाद में जानूंगा, लेकिन आप खिलाड़ी हैं और मौजूदा वक्त में हमने देखा है जो खिलाड़ी हैं वो एस्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। ये कितना ठीक समझते हैं आप, इसका क्या उपयोग है, क्या ज़्यादा हो रहा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सर, स्टेरॉयड का उपयोग युवाओं में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसका उपयोग बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेरॉयड बैन है पूरे इंडिया में, फिर भी पता नहीं कहां से जुगाड़ करके कोई भी बंदा लेके आता है स्टेरॉयड, तो बिल्कुल ना ही ले। मेरा ये संदेश भी है युवाओं को, जितना हो सके स्टेरॉयड से बचे, नेचुरल डाइट, अपनी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े और 101% आपका मसल बिल्ड होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता जब आप रेगुलर वर्कआउट करोगे, रेगुलर अच्छे से डाइट लोगे, हाई प्रोटीन डाइट लोगे, बैलेंस डाइट लोगे। बैलेंस डाइट लोगे। एक और चीज़ है, आपने जिक्र किया स्टेरॉइड का और आपने कहा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इलीगल तरीके से ली जा रही है, लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, नहीं होना चाहिए ये चीज़। और आप ट्रेन भी करते होंगे बच्चों को। सर इसका एक है, बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, कंपटीशन हो गया, आप मेरे से ज़्यादा तेज भाग रहे हो तो मैं क्यों नहीं भाग रहा, तो उनको मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं, मैंने ये लिया था तू भी ये ले ले। तो बच्चों में अवेयरनेस की कमी है, जब तक वो खुद अपना माइंड बिल्ड नहीं करेंगे इस चीज को लेके, नहीं वो गलत है वो सही है, आपका डिसीजन आपका, आपको कोई चीज यूज करनी है या नहीं यूज करनी, आपको उसको बेहतर परिणाम के बारे में पता होना चाहिए, इसके अच्छे परिणाम है या बुरे परिणाम है। जी नहीं, परवीन तो यहाँ पर हमारे साथ बैठ के एमएच1 प्राइम पे ये बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, युवा इससे दूर रहें, और उसके बावजूद भी तमाम लोग लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जागरूकता की कमी इस वजह से भी है, जितने भी ट्रेनर हैं वो ट्रेनर भी इस तरफ ध्यान नहीं देते, या कहें कि थोड़ा सा लालच भी रह जाता है, थोड़ा कमाई का लालच। जितने भी आज बड़े बड़े जिम खुले हैं, उन जिम्स में बच्चे ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा हों, तो लगता नहीं कि उन लोगों को और आगे आना चाहिए इस मामले में? देखिए सर, जिम देखिए सर, मैं बताता हूँ जिम क्या है। एक अच्छा बॉडी बिल्डर के पास कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके चार्ज ज्यादा होंगे, ओब्वियसली बात है, उसने 15-20 साल मेहनत की, एक्सपीरियंस है। ट्रेनर आजकल आप देख रहे होगे 21 से 22 साल के लड़के ट्रेनर मिलेंगे मोस्टली जिमों में, तो वो क्या गाइड करेंगे आपको? आप खुद सोचिए वो क्या गाइड करेंगे। पहली बात तो क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाना चाहिए ताकि उसको पता लगे शरीर पे क्या अच्छे परिणाम है और क्या नहीं है। और दूसरी बात ये है, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ट्रेनर को ये बताना चाहिए नेचुरल डाइट में बॉडी धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगी, ना कि एकदम कोई जादू नहीं है। शरीर हमारा गुब्बारा नहीं है जो एकदम हम हवा भरेंगे वो भर जाएगा। फिटनेस लाइफ टाइम का काम है, कोई एक दिन का काम नहीं है। इसको जितना ये जिंदगी भर करनी है। हमें अब 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को देना ही देना पड़ेगा यदि हमें बीमारियों से बचना है, हमें तंदुरुस्त रहना है, और मौसमी जैसे कोई भी चीज आता बीमार होते हैं उन चीज से बचना है, तो 24 घंटे में 1 घंटा वर्कआउट को देना। और 1 घंटा वर्कआउट देने का मतलब आपने लाइफ अपनी 24 घंटे बढ़ा ली है। हमने एक चीज़ देखी है प्रवीण, वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी आज दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है, पहले वो भी नहीं था। लेकिन इस दौर में एक चीज़ ये भी देखी गई है कि भारतीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा चोटिल होते हैं और चोट लगने की वजह से वो बाहर रहते हैं। ये क्या कारण आप मानते हैं, कहाँ पर कमी है, क्यों ऐसा होता है? सर आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये ऐसा इशू, सेंसिटिव इशू, इसका एक रीजन है। जब ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे मेहनत करते हैं उस टाइम उनको सुविधा नहीं होती। जब हमारे देश में स्टार बन जाता तो उनके पास सुविधा होती है, लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पे जब उसको नीड होती है सुविधाओं की, डाइट की, टेक्निक की, तब उसको मिलती नहीं। तो वो इंजरी को बढ़ाते 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 एक नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन तो बन जाता है, लेकिन वो इंजर्ड होता चला जाता है। उसका मेन रीजन है डाइट, बॉडी में प्रोटीन की कमी होनी।
सिंपल आप फंडा बताऊं, अब मेरा ये स्टिफ हो गया, ये स्टिफ हो गया, तो लोड कहां पे जाएगा? एल्बो पे। तो ये डिलीवर कर देगी यहाँ पे पूरा लोड और यहाँ इंजर हो जाएगा। ऐसे ही शोल्डर है, ऐसे ही नी का है, ऐसे ही बैकबोन का है। तो उसकी हम मेहनत तो कर लेते 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन रिकवरी के लिए डाइट नहीं लेते। हमारे एथलीटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको पता ही नहीं हमें वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए क्या खाना है। जी, ये पता नहीं, और ये पता होना ज़रूरी है। एक और बात है कि जब हमारा शरीर सुडौल होता है, मतलब फिट होता है, तो जाहिर सी बात है मानसिक तौर पर आदमी मजबूत होता है, और वो मजबूती हमें हर चीज़ में दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं है कि हम गेम्स में फाइट कर रहे हैं उस दौर में वो मजबूती, हम ऑफिस आ रहे हैं उसमें भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमारी बॉडी फिट है, हमारे कपड़े बिल्कुल फिट हमारी बॉडी पर बैठे हुए हैं। हमने एक चीज़ देखी है, ये मानसिक तौर पर कह सकते हैं या फिजिकली कह सकते हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ अभी ओलंपिक में भी देखा, मैक्सिमम लोग अपनी लड़ाई जीत रहे होते हैं, लेकिन लास्ट वक्त में, अंत में वो लड़ाई हार जाते हैं। वो क्या मानसिक कमजोरी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर कुछ और? आपकी नज़र से क्या आपको लगता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, हर एथलीट का सपना होता है इंटरनेशनल लेवल पे अपने तिरंगे को उठाना, और वो जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। रही बात फाइनल तक पहुंच जाते, सेमीफाइनल तक पहुंच जाते, पहले तो किसी भी एथलीट को हम जानते नहीं, लेकिन जब वो सेमीफाइनल फाइनल तक चला जाता तो हमारे देश के लोगों की इच्छाएं, हमारी मीडिया की इच्छाएं इतना प्रेशर बना देते हैं, एथलीट को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, वो बेचारा चाह के भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। ठीक है सर। दूसरा, उसका कॉन्फिडेंस, उनकी काउंसलिंग की क्लास से, जो कि बहुत जरूरी है एक एथलीट को देनी। लास्ट टाइम में उसको, लास्ट कंपटीशन से एक दिन पहले उसको रिलैक्स रखना, उसको कूल रखना, ताकि वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर सके। उसके लिए उसके काउंसलिंग की क्लासेस देनी बहुत जरूरी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहे, चाहे अगला फाइटर उससे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो तो हमारा एथलीट का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए, कोई नहीं है मैं वर्ल्ड का नंबर 1, मैं बेहतरीन हूं। जब हम स्टेज पे उतरते तो ये सोचना चाहिए दूसरा कुछ नहीं यार, मैं ही सब कुछ हूं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो दबाव है, जो प्रेशर डाला जाता है, जो उम्मीदें होती हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावट बढ़ जाती है, पैदा करती है, वहां पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो आदमी हार जाता है, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात बताओ, आज मैं प्री राउंड में गया, मेरे को कोई नहीं जानता था, मैं सेमीफाइनल में गया, क्वार्टर फाइनल में गया, मेरे को पूरा इंडिया जानने लग गया, मैसेज आने लग गए, न्यूज पे देखने लग गए, उसके ऊपर मानसिक रूप से कितना प्रेशर बढ़ जाएगा। हालांकि एथलीट कोशिश ये करता है रिलैक्स रहने की, मैं किसी को प्रेशर ना दिखाऊं, लेकिन उसके साथ 135 करोड़ लोगों की भावना जुड़ जाती है, वो मजबूर हो जाता है, प्रेशर ना चाह के भी लेना पड़ता है उसको, और उस प्रेशर में ही कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, जीत चली जाती है। एक और सवाल प्रवीण, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कहा खिलाड़ियों की पहले इतना ज़्यादा उनको देखा नहीं जाता, उनकी फैसिलिटीज़ पर ध्यान दिया नहीं जाता, बजट का अभाव उन पर होता है, और हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी गरीब परिवारों से आते हैं, और ऐसे परिवार जो किसान हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी और उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। और आप आते हैं पानीपत से, नीरज चोपड़ा भी आते हैं पानीपत से, और ये हरियाणा राज्य जिसने कई सितारे दिए इस देश को, मौजूदा वक्त में जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, शायद अब और बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से परफॉर्म किया है तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन, लेकिन अब तक क्या लगता है, बस संतुष्ट हो सकते हैं हम तैयारियों से और तमाम सुविधाओं से, सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए सर, ये ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है सर, लेकिन जितने मेडल आए हैं मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मेरी पर्सनल लाइफ। हमें 135 करोड़ की जनसंख्या के लोग हैं और हमारे मेडल हैं 7 सर, तो ठीक है, हम जश्न मना रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कंट्री भी 20-20 मेडल लेके जा रही है सर, जिनकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ भी नहीं है, 93 लाख है, 90 लाख है। तो सर हमें बहुत काम करने की जरूरत है, खेल नीतियों पे काम करने की जरूरत है, ग्राउंड फ्लोर तक सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है, नर्सरी तैयार करने की जरूरत है। तो ये सब सरकार के काम है, और मैं उम्मीद करता हूं सरकार बहुत ही सहयोग करेगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। अभी हमने देखा था जब हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए, तो तमाम जगहों पर स्टेडियम बनेंगे, इंडोर आउटडोर, और पैसा भी दिया गया खिलाड़ियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन खिलाड़ियों को ये कहा गया देश के प्रधानमंत्री द्वारा कि आप जाएंगे अलग अलग जगहों पर, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे।
अब तक क्या ऐसा होता रहा था, क्या कभी कुछ हुआ कि एक खिलाड़ी इस तरीके से मेहनत करे? क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं। और ऐसे में अगर ये संघर्ष से एक खिलाड़ी निकल रहा है, हो सकता है थोड़ा सपोर्ट किसी को और मिल जाता तो 10 खिलाड़ी निकलते। मेडल जो 7 है वो 17 होते, ये हम कह सकते हैं ना। बिल्कुल 17 क्या 70 भी हो सकते, 70 भी हो सकते। लेकिन ये जो नर्सरी वाली बात आपने की, ये वाकई में कमजोर है अभी भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, ग्राउंड लेवल पे तो आप देखोगे मेरे ख्याल से तो किसी भी खिलाड़ियों को, ये मेरी पर्सनल राय, सुविधा नहीं। एक इंडिया हमारे देश एक ऐसा देश है जहां स्टार मनने के बाद वैल्यू ज्यादा होती है, मेडल को पदक को सलाम है, लेकिन जहां बीज के बाद पेड़ा उगना शुरू होता है उसकी देखभाल देख रेख करनी जरूरी होती है। एक बच्चा 5 से 7 साल का जिसको जहां उसको सुविधा देने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी मेडल एक दिन या एक साल में नहीं आता सर, सालों लग जाते हैं। तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे नए बच्चों पे, नई जनरेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे आने वाले ओलंपिक में हम ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके। आम लोगों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं उनको मिल पाता है, लेकिन और वो चाहते हैं कि उनका शरीर भी सुडौल हो और उनका शरीर बेहतर हो और स्वस्थ रहें, बीमारियां उनसे दूर रहें। आप क्या कहना चाहेंगे? वो संदेश आपका क्या होगा कि आम आदमी उसको फॉलो करें और किस तरीके से वो रूटीन में लाएं उसको? क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ छोड़नी पड़ती हैं, पहले ही कह चुके हैं, बता चुके हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो जो हमारे भाई है बहन है जो भी हैं, जिम नहीं जा सकते, डिफरेंट एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे एक दिन वॉक, एक दिन रनिंग, एक दिन साइकिलिंग, एक दिन स्विमिंग। उसके बाद आ जाता है पूरा आपका लाइफस्टाइल डाइट चार्ट पे। जैसे हमारे रसोई से ही हमारी फिटनेस का राज जुड़ा है, जो अपनी रसोई को सुधार गया वो फिट हो गया। फिजिकल एक्टिविटी की नीड इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, 45 मिनट इनफ, ज्यादा 1 आवर आपके लिए बहुत होता है वर्कआउट के लिए। कोई भी वर्कआउट, मैं ये नहीं कहता फिट रहने के लिए आप जिम ज्वाइन करो, नो, कोई इशू नहीं। आपका जो शौक है दिनचर्या, बैडमिंटन खेल ले, टेबल टेनिस खेल ले, बास्केटबॉल खोल ले, क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेल लो, कोई भी अदर भी एक्टिविटी अपनी लाइफ में दिनचर्या में आप ऐड करें। और उसके बाद आप अपनी घर की डाइट सुधारें, बाहर का ना खाएं, फास्ट फूड से बचे, चिकना मीठा तले हुए चीजों से बचे। जी, ये तो हो गई आपके लिए राय, मतलब यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो खिलाड़ियों को देखते हैं और उनके मेडल आने पर तालियां बजाते हैं और जश्न मनाते हैं, और उसके पीछे की मेहनत को भी आज प्रवीण के जरिए आप समझ सकते हैं। उन तमाम खिलाड़ियों के जरिए भी समझा जा सकता है जो लोग आज मेडल लाकर ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखिए वो कहाँ से निकले, उनके परिवार और उनके गाँव पर ज़रा एक बार नज़र डालिए। लेकिन हरियाणा का पानीपत गांव, वहीं से ही प्रवीण भी निकल कर आते हैं। प्रवीण, एक और सवाल, और अंत में मेरा सवाल है, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपका आने वाला जो वक्त है, जो आने वाला आपके गेम्स हैं, चैंपियनशिप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, वो कहाँ पर और किस तरह के गेम्स हैं, जिससे कि जनता आपको सपोर्ट करे और जनता का आशीर्वाद आपको मिले? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है आदमी गेम में जाता है, वो खेल रहा होता है, उसके बाद ही उसकी पहचान होती है। हम चाहते हैं कि आपको लोग पहले से पहचाने। सर, मेरे आने वाले चैंपियनशिप नवंबर में यूनिवर्स चैंपियनशिप, फिर दिसंबर में एक यूएसए में चैंपियनशिप है, एमेच्योर ओलंपिया चैंपियनशिप। ये 2 चैंपियनशिप आप जो कि बहुत बड़ी खेलने जा रहे हैं। मैं खेलने जा रहा हूं सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से आप अभी तक आपके खाते में हम देख रहे थे 3 गोल्ड भी हैं और ज़्यादा गोल्ड हो, और जो तमाम चीज़ें आपने बात रखी है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और ख़ासकर सुविधाओं के ज़रिए, और उन युवाओं के लिए जो संदेश आपने दिया है कि अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि एस्टेरॉइड का सहारा लेना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है, क्या कह सकता है, क्योंकि खिलाड़ी एक तपस्या करता है, तपस्वी होता है, और उसके बाद जाकर जब लास्ट में उसके खाते में मेडल या कोई जीत आती है तो उसका जश्न मनाया जाता है। लेकिन उसका सफ़र कैसा रहा, शायद उस सफ़र पर कोई गौर फरमाना चाहे तो वो पथरीला मिलेगा, कांटों से भरा हुआ मिलेगा। ऐसा ही कुछ प्रवीण का सफ़र भी अब तक रहा है और तमाम खिलाड़ियों का भी ऐसे ही रहता है। लेकिन देश की भावना उनके साथ जुड़ी हुई हैं और प्रवीण के साथ भी देश की भावनाएं हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं आगे आने वाली चैंपियनशिप में वो बेहतर प्रदर्शन करें और जीत उनके खाते में हो। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद यही कि प्रवीण बेहतर प्रदर्शन करे, प्रवीण ही नहीं, इस देश का हर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे, देश का नाम रोशन करे।